नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी मित्रों का स्टडी वेव्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। और आज के सेशन में हम लोग शुरू करेंगे नवंबर माह के पहले सप्ताह के करंट अफेयर्स को सीखने का प्रयास करेंगे। और आप सभी लोगों को ये पता है कि जो करंट अफेयर्स होता है ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और चाहे वो आप कोई भी एग्जाम देने जाइए, एसएससी का, बैंक का, रेलवे का, आरओ का, पीसीएस का, कोई भी एग्जाम देने जाइए, आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुतायत में देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम ये सीरीज शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास ये रहेगा कि वीक में एक दिन जो भी वीक का करंट अफेयर्स होगा, सारा का सारा नहीं, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपके सामने कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है? तो कभी किसी सेशन में 20 क्वेश्चन हो सकते हैं, कभी किसी सेशन में 25 क्वेश्चन हो सकते हैं, कभी किसी सेशन में 30 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो बहुत समय को लेकर चिंतित ना होइएगा। और सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन है आप सब लोगों के लिए, आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? तो टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है जीके जीएस बाई सुधांशु सर। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर क्या होगा, यहां पर आप सब लोगों को क्लास का जो वीडियो लिंक होता है ये आपको मिल जाएगा। वीडियो लिंक के साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें तो क्लास की जो पीडीएफ होगी ये भी आपको मिल जाएगी। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है? तो चलिए अब ज्यादा समय ना लेते हुए हम सेशन को शुरू करते हैं। और सेशन पर पहला प्रश्न देखिएगा, क्योंकि हम इसको कुछ इस तरीके से करेंगे ताकि ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में हो जाए और आपको थोड़ा सा याद भी हो जाए। ठीक है? तो सारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी होगा वो सब का सब हम यहाँ पर कवर करने का प्रयास करेंगे, वो भी करंट के नजरिए से। तो पहला प्रश्न है, सोने की कीमतों में वृद्धि के कारण भारत का विदेशी मुद्रा भंडार नवंबर 2025 में कितना हो गया? स्टार्टिंग नवंबर की बात है, आरबीआई के द्वारा आंकड़ा जारी किया गया। कितना हो गया है? तो ऑप्शन दिए हैं 702 अरब डॉलर, 699 अरब डॉलर, 689 अरब डॉलर और 704 अरब डॉलर। लास्ट ईयर की बातचीत करें 2024 में ये आंकड़ा हमारा टच हुआ है। 2024 में हमारे पास मतलब ऑल टाइम पीक का जो हमारे पास ऑल टाइम मैक्सिमम जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रहा है, मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व रहा है वो कितना रहा है? वो रहा है ऑल टाइम मैक्सिमम जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो रहा है वो हमारे पास अभी तक 704 बिलियन डॉलर का रहा है। लेकिन आपसे पूछा है कि भैया ये नवंबर 2025 में कितना हुआ है? तो नवंबर की जब हम आपसे बात करते हैं तो नवंबर का आंकड़ा ये बता रहा है कि वर्तमान समय में हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया? 702 अरब डॉलर। अब विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या चीजें होती हैं, अगर हम इसके बारे में आपसे थोड़ी सी जानकारी लें तो विदेशी मुद्रा भंडार की जब हम आपसे बातचीत करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के, इसके चार मुख्य कंपोनेंट होते हैं। मतलब इसमें चार चीजों को शामिल करते हैं। ये चार चीजें क्या क्या होती है? तो पहली तो हम कहते हैं फॉरेन करेंसी एसेट। फॉरेन करेंसी एसेट, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां कह देते हैं। दूसरे की बातचीत करें, दूसरे का क्या होता है? दूसरे को हम कहते हैं, दूसरे नंबर पर होता है गोल्ड, सोना। तीसरे नंबर की बातचीत करें तो तीसरा क्या होता है? आप कहोगे एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट। स्पेशल ड्राइंग राइट कहोगे, विशेष आहरण अधिकार, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? आप कहोगे विशेष आहरण अधिकार, आहरण अधिकार। और चौथे की बातचीत करें, चौथा जो होता है कंपोनेंट वो होता है आईएमएफ में रिजर्व, आईएमएफ में ट्रेंच या आईएमएफ में रिजर्व। ये चार कंपोनेंट होते हैं हमारे किसके? विदेशी मुद्रा भंडार के। और अगर किसी देश का विदेशी मुद्रा भंडार जितना अधिक होगा, आप देखोगे उस देश का वित्तीय स्थायित्व उतना ही क्या होगा? उतना ही सक्षम होगा। कहने का मतलब होता है वो देश ताकतवर देशों में शामिल होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास इंपोर्ट करने के लिए पर्याप्त मुद्रा होती है। वो पूरे विश्व से अलग अलग प्रकार की चीजों को मंगा सकता है और उसका उपयोग कर सकता है। तो चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न, हाल ही में मुंबई में केंद्रीय गृह मंत्री नहीं, जहाज रानी मंत्री आप कह लीजिए। केंद्रीय, आप क्या कहोगे? केंद्रीय जहाज रानी मंत्री। यहां पर जहाज रानी मंत्री, यहां पर हम सिंपल सा नाम कर रहे हैं जहाज रानी मंत्री, केंद्रीय जहाज रानी मंत्री, जहाज रानी मंत्री। या आप कह ले सकते हैं कि जल परिवहन मंत्री, ये भी कह सकते हैं।
ने समुद्री सप्ताह का उद्घाटन किया? तो आपसे प्रश्न पहला पूछा जाएगा कि हाल ही में समुद्री सप्ताह का उद्घाटन कहां पर हुआ? तो उत्तर आएगा समुद्री सप्ताह का जो उद्घाटन हुआ है वो मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर कह रहे हैं उद्घाटन किया तथा वैश्विक समुद्री व्यापार को 2047 तक भारत के लक्ष्य को कितना करने का उल्लेख किया कि 2047 तक भारत का जो विदेशी व्यापार है किसमें, समुद्री व्यापार के रिस्पेक्ट में, जो हम फिशेस वगैरह का हम ट्रेड करते हो कितना हो जाएगा? तो कह रहे हैं 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। तो इसका आंसर है 3 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। और वर्तमान समय में हमारे जहाजरानी मंत्री कौन है? तो सिंपल सा उत्तर दोगे सर्बानंद सोनेवाल। सर्बानंद सोनेवाल क्या है? सर्बानंद सोनेवाल जी आप देखोगे ये आपके केंद्रीय जहाजरानी जल परिवहन मंत्री के रूप में हमारे यहाँ आज के टाइम पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, अगला क्या है? कह रहे हैं हाल ही में रूस ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली, फिर क्या कह रहे हैं, हाल ही में रूस ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बयुरवेस्टनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। एक मिसाइल है बयुरवेस्टनिक मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल, ध्यान समझिएगा, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली, पहली बात तो ये परमाणु ऊर्जा से चलने वाली, और दूसरी बात ये जो मिसाइल है वो क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल का टाइप है, कैसा? क्रूज मिसाइल का टाइप है। कह रहे हैं कि सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल कितनी दूरी तय करती है? तो मतलब कितनी दूरी तक इसकी मारक क्षमता है? तो कह रहे हैं 10,000 किलोमीटर, 12,000 किलोमीटर, 14,000 किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखोगे हाल ही में रूस ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली, क्या नाम है? तो हम कहेंगे वयुरवेस्टनिक, वयुरवेस्टनिक कहेंगे। वयुरवेस्टनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया और इसकी मारक क्षमता जो है वो 14,000 किलोमीटर, कितनी? 14,000 किलोमीटर, 14,000 किलोमीटर है। ठीक है, ब्यूरवेस्टनिक, ब्यूरवेस्टनिक नाम है। क्या नाम है? ब्यूरवेस्टनिक। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, ब्यूरवेस्टनिक नाम के रूप में भी, ब्यूरवेस्टनिक नाम से भी आप इसको जान सकते हो, ब्यूरवेस्टनिक मिसाइल के नाम से भी जान सकते हो। तो आपको पता है कि वर्तमान समय में जैसे क्या हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भैया हम क्या करेंगे, परमाणु परीक्षण करेंगे। तो रूस उसी को काउंटर करते हुए रूस ने भी परमाणु परीक्षण करना शुरू कर दिया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, क्या है? कि 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? 8वें वेतन आयोग का गठन किया गया है और आपसे पूछ रहा है, जैसे आपको पता है केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके वेतन भत्तों में बढ़ोतरी समय समय पर की जाती है। ये केंद्रीय या राज्य सरकार के, केंद्रीय या राज्य सरकार के, राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी, कर्मचारियों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी, वेतन भत्तों में वृद्धि के लिए क्या किया जाता है? वृद्धि के लिए हमारा ये वेतन आयोग का गठन किया जाता है। किसका गठन? पे कमीशन, वेतन आयोग का गठन किया जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि वर्तमान समय में हाल ही में 8वां वेतन आयोग का गठन किया गया, 8th पे कमीशन का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष आपके ऑप्शन दिया गया रंजन देसाई, पुलक घोष, पंकज जैन, अरविंद पनगड़िया। आपको उत्तर देना है। तो हम उत्तर करेंगे भैया रंजन देसाई जी इसके क्या है? इसके अध्यक्ष हैं। और अन्य दो सदस्यों की बातचीत करें तो आप देखो पुलक घोष जी, कौन? पुलक घोष जी। और पुलक घोष के साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें तो आप पंकज जैन जी, कौन? पंकज जैन जी। ये दो लोग क्या हुए हैं? ये पे कमीशन के अध्यक्ष, मतलब 3 सदस्यीय पे कमीशन का गठन किया गया है। आगे सरकारी कर्मचारियों के जो वेतन भत्तों में बढ़ोतरी होगी वो इन्हीं के बिहाफ पर, इन्हीं की रिपोर्ट्स के बिहाफ पर होगी। आगे चलते हैं। हाल ही में आईयूसीएन के अबुधाबी में आयोजित वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस में रिजोल्यूशन 007 को पारित किया गया। इसका संबंध किससे? तो रिजोल्यूशन 007, ध्यान समझिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे। ये क्वेश्चन कुछ नहीं पूछेगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कुछ नहीं पूछेगा। आईयूसीएन का पूरा नाम क्या है? तो आप कहोगे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसके बारे में आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि इसने क्या किया गया है? इसने आबू धाबी में एक वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस का आयोजन किया और यहां पर रेजोल्यूशन, आप इसको रेजोल्यूशन 007 के रूप में ट्रीट कर सकते हो, को पारित किया गया। इसका संबंध आप जेम्स बॉन्ड की मूवी देखते हो, देखे हो ना?
हॉलीवुड में जेम्स बॉन्ड की मूवी बनी है, तो कह रहे हैं कि इसका संबंध किससे है? कह रहे हैं मृदा संरक्षण से, जलवायु से, जैव विविधता से, मरुस्थलीकरण को रोकने से। तो आपको उत्तर करना है प्रश्न संख्या जो भी आपके सामने लिखी हुई, इसका आंसर क्या आएगा? तो सोचना कभी और कहना कि मृदा संरक्षण के लिए, सॉइल कंजर्वेशन के लिए विश्व का पहला आदर्श कानून बना है। विश्व का पहला आदर्श कानून, विश्व का पहला आदर्श कानून आया, आदर्श कानून, आइडियल रूल है 007। और इसके बारे में अगर हम थोड़ी सी बातचीत करें तो सॉइल सिक्योरिटी लॉ रिजोल्यूशन इसका नाम दिया गया है। सॉइल सिक्योरिटी लॉ रिजोल्यूशन 007, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम सॉइल सिक्योरिटी लॉ रिजोल्यूशन क्या नाम दिया गया? 007 इसका नाम दिया गया। और ये मृदा संरक्षण के संबंध में, विश्व का पहला मृदा संरक्षण के संबंध में आदर्श कानून के रूप में आप देखते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय डिजिटल भुगतान खुफिया निगम, भारतीय डिजिटल भुगतान खुफिया निगम, ठीक है, खुफिया निगम क्या कह रहे हैं? ठीक है, ने डिजिटल धोखाधड़ी, किसका? कह रहे डिजिटल धोखाधड़ी का पता लगाने और रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उपयोग करने की घोषणा किस बैंक द्वारा की गई? मतलब बेसिक ऐसे कहें तो डिजिटल धोखाधड़ी के रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग की घोषणा किसने की है? किस भारतीय बैंक ने करी है? आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो कह रहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई बैंक। तो उत्तर इसका होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में क्या किया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने का प्रयोग किया जाएगा। बेसिकली बातचीत करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वो 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता, फिर 1840 में आप देखते हो बैंक ऑफ बॉम्बे, और अगली बातचीत करें तो 1843 में 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना होती है। और बाद में क्या होता है? इन तीनों ही बैंकों को 1921 में 1921 में मर्ज कर दिया गया। और मर्ज करके क्या बनाया गया? मर्ज करके बनाई गई इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जब नेशनलाइजेशन करा गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया, और नेशनलाइजेशन करके 1955 में आप देखोगे क्या किया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाई गई। और वही बैंक ऑफ बड़ौदा की बातचीत करें तो इसकी स्थापना 1908 में हुई थी। कहां पर? गुजरात के वडोदरा में, गुजरात के वडोदरा में इसका क्या है? आप देखोगे वडोदरा में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और ये दोनों ही क्या है? पब्लिक सेक्टर बैंक के रूप में ट्रीट होती है। मतलब इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे मॉन्स्टर मिसाइल ह्यूनम, इसको आप ऐसे कह सकते हैं ह्यूनमू, ह्यूनमू 5 का संबंध किससे? ह्यूनमू 5 का संबंध किससे? ह्यूनमू 5 का संबंध किससे? कह रहे दक्षिण कोरिया से, जापान से, चीन से, उत्तर कोरिया से। तो उत्तर होगा भैया दक्षिण कोरिया से। क्या होता है? बार बार उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया पर क्या करता है? परमाणु बम से अटैक करने का क्या करता है? धमकी देता है। तो इसी को काउंटर करके, मतलब कि काउंटर टू टेरर करते हुए दक्षिण कोरिया ने मॉन्स्टर मिसाइल ह्यूनम या आप कहोगे ह्यूनमू का परीक्षण किया है। किसको? ह्यूनमू का परीक्षण किया है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। अगला, 92 वर्ष की आयु में दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति कौन बने हैं? पॉल बिया बने हैं। कौन, क्या नाम है? तो आप कहोगे सर पॉल बिया नाम है, पॉल बिया बने हैं। इनका संबंध किस देश से? तो कह रहे कैमरून से, कतर से है, नाइजीरिया से है, नेपाल से। तो इसका उत्तर होगा कैमरून के हाल ही में आप देखोगे लगातार 8वीं बार राष्ट्रपति, कितनी बार? 8वीं बार राष्ट्रपति, 8वीं बार राष्ट्रपति है। सबसे, पूरे विश्व में सबसे सीनियर प्रेसिडेंट है, सबसे सीनियर प्रेसिडेंट है। और ये 1982 से लेकर आज तक क्या है?
1982 से लेकर आज तक ये राष्ट्रपति हैं। तो कैमरून के राष्ट्रपति हैं कौन? पॉल बिया। पॉल बिया जी कैमरून के राष्ट्रपति हैं। कह रहे नेशनल स्कूल गेम्स 2025 का 69th एडिशन की मेजबानी या 69th संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? कौन सा राज्य कर रहा है? तो कह रहे उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड असम। आपको उत्तर देना। तो अभी देखोगे हाल ही में क्या हुआ है, हाल ही में नेशनल स्कूल गेम्स 2025 का आयोजन किया गया और ये नेशनल स्कूल गेम्स 2025 का जो संस्करण हुआ ये 69th संस्करण है और इसका कहां पर आयोजन किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में पहली बार क्या हो रहा है? पहली बार नेशनल स्कूल गेम का क्या हो रहा है? ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है, मतलब एक प्रकार से इसको मनाया जा रहा है। और यहीं पर जब हम आपसे थोड़ी सी बातचीत करें तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो यहाँ के सीएम कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश के सीएम साहब है पेमा खांडू जी क्या है? यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के गवर्नर के बारे में बातचीत करें तो केटी परनाइक जी। क्या नाम है? मतलब अगर गवर्नर की बातचीत करें तो यहाँ के गवर्नर है केटी परनायक जी क्या है? यहाँ के गवर्नर है। और अगर हम आपसे बातचीत करें तो अरुणाचल प्रदेश का जो गठन हुआ है वो पहले यूनियन टेरिटरी के रूप में हुआ था और 1972 में ये क्या था? हमारा यूनियन टेरिटरी था। बाद में आप देखते हो 1987 की बातचीत करते हैं, 1987 की बातचीत करते हैं और इसको क्या किया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया है। तब से क्या है? भारत में एक पूर्ण राज्य के रूप में काम करता है। उगते हुए सबसे पहले सूर्य की जो किरणें होती वो अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ती। अगला, इंडी और पुलियन कुंडी हाल ही में चर्चा रहे जीआई उत्पाद हैं। इनका निर्यात किस देश को किया गया? अमेरिका को, फ्रांस को, ब्रिटेन को, ब्राजील को। बेसिकली ये दोनों के दोनों अगर हम कहें तो ये दोनों के दोनों जो है नींबू के क्या रहे? ये नींबू के जीआई टैग प्राप्त उत्पाद रहे और इनका जो निर्यात है वो ब्रिटेन को किया गया। किसको? ब्रिटेन को। जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो इंडी जो उत्पाद है नींबू, मतलब इंडी नींबू है, ये कहां का है? तो आप कहोगे ये सर कर्नाटक का है। और वहीं पुलियन कुंडी है, ये कहां का उत्पाद है? तो तमिलनाडु का है। बेसिकली इसके लिए एक संस्था है अपीडा, APEDA। अपीडा ने क्या किया है? इनके एक्सपोर्ट में मदद करी। और अपीडा के बारे में अगर हम थोड़ी सी बातचीत करें तो अपीडा की स्थापना कब हुई है? अगर हम आपसे बातचीत करें तो इस प्रश्न का उत्तर आपको करना है कि अपीडा की स्थापना कब की गई है? अपीडा की स्थापना कब की गई? ठीक है, तो ये दोनों के दोनों नींबू के संबंध में उत्पाद है जिनको जीआई टैग भारत में पहले ही मिल चुका है और ये कहां? ब्रिटेन को। जिससे कि भारतीय किसानों को वैश्विक बाजार की क्या होगी? वैश्विक बाजार तक पहुंच सुनिश्चित हो पाएगी। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे हैं प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं। अभी 150वां क्या मनाया गया? एनिवर्सरी मनाया गया। वर्ष 2020 में भारत की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को संघाई, इसको बोलते हैं संघाई कह दो, यहां पर संघाई सहयोग संगठन मतलब SCO के 8 अजूबों की सूची में शामिल किया गया है। और आपको कौन सा कथन आपको बताना है सही है? कौन सा कथन सही है? जल्दी से बताना है। तो जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो आपको पता है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस जो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है और 2020 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को क्या किया गया? 8वां अजूबा घोषित किया गया SCO के द्वारा। तो दोनों ही कथन हमारे सही हैं। जब हम इसके बारे में बातचीत करते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में तो ये देखोगे 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है। कितनी? 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है। और इसका निर्माण का कार्य कब शुरू किया गया था? 2018 में इसका निर्माण का कार्य शुरू किया गया है। और ये कहां पर है? तो गुजरात के केवड़िया में। ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर है? तो गुजरात में है। और गुजरात में कहां? तो गुजरात में एक लोकेशन है जिसको हम बोलते हैं केवड़िया। गुजरात के केवड़िया में लोकेशन है, यहां पर आप देखोगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना करेगी। अगला, पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का परीक्षण किस देश ने किया है? ये पहले तो समझ लीजिए परमाणु ऊर्जा से चलने वाला ड्रोन है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाला स्वचालित ड्रोन है। स्वचालित ड्रोन है ऐसा कह रहे हैं। अब आपसे पूछा किस देश ने किया? रूस ने, अमेरिका ने, इजराइल ने और ईरान ने। किसने करा? तो आप कहोगे सर इसका भी परीक्षण रूस ने किया है। तो 12 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 12 नंबर का ऑप्शन ए, पोसाइडन।
और पोसाइडन के साथ साथ हम कहें तो पोसाइडन के साथ 14,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली जो मिसाइल थी वो हम क्या कहेंगे, ब्यूनस कहेंगे। ठीक है। भारत में ऊर्जा क्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में ऊर्जा क्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। क्या कह रहे हैं, गैर जीवाश्म ईंधन स्रोत से 256.09 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। गैर जीवाश्म और जीवाश्म ईंधन से कह रहे हैं 244.80 गीगावाट का उत्पादन किया जा रहा है। तो ऊर्जा उत्पादन के दो मुख्य स्रोत, एक फॉसिल्स एक नॉन फॉसिल्स। जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है जैसे कोयले से, पेट्रोलियम डी का प्रयोग करते हुए इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन। गैर जीवाश्म का मतलब जैसे सोलर से, विंड से, टाइडल से, है ना, इनसे क्या होगा, इसको हम कहेंगे नॉन फॉसिल फ्यूल कहेंगे। कह रहे हैं कि नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपको उत्तर देना है, क्या होगा, केवल एक सही है, केवल दो सही, एक और दो दोनों से, ना तो एक ना ही दो। क्या उत्तर होगा, तो इसका आंसर करिएगा आप सभी लोग, एक और दो दोनों सही है। नॉन फॉसिल फ्यूल मतलब हमारे यहां जो पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा होती है, जिसको हम बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो 256.09 गीगावाट का उत्पादन, और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो 244.80 गीगावाट का प्रोडक्शन किया गया। वहीं पर थोड़ी सी बातचीत अगर हम और करें आपसे, तो आप देखोगे भारत में सौर ऊर्जा का जो प्रोडक्शन है वो 127.33 गीगावाट का हो रहा है। सौर ऊर्जा का उत्पादन कितना हो रहा है, तो 127.33 गीगावाट का प्रोडक्शन हो रहा है सौर ऊर्जा का। और वहीं अगर हम पवन ऊर्जा की बातचीत करें तो पवन ऊर्जा का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, तो भारत में पवन ऊर्जा का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 53.12 गीगावाट हो रहा है। 53.12 गीगावाट का आप देखोगे उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो एक और दो दोनों सही है, मतलब सी। आगरा में पाखंड खंडनी पताका किसके द्वारा फहराई गई। पाखंड खंडनी पताका किसके द्वारा फहराई गई, महर्षि दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, आत्मारंग पांडुरंग और राजाराम मोहन राय। तो आपको उत्तर करना है, देखिए इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी महर्षि दयानंद सरस्वती की, और इन्हीं के उपलक्ष्य, इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पर आप देखोगे इनके द्वारा बेसिकली क्या किया गया था, वेदों की ओर लौटा का नारा दिया गया, और इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी थी। और इसका प्रारंभ में मुख्यालय कहां था, बंबई में, बाद में इसको ट्रांसफर करके कलकत्ता कर दिया गया। और पाखंड खंडनी जो पताका है इसको महर्षि दयानंद सरस्वती ने ही फहराया था। विवेकानंद की बातचीत करें तो इन्होंने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना करी थी, रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की थी, रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय के बारे में बातचीत करें तो उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना, आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में, और इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो कब, तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में ये करते हैं। आपको बताना आत्माराम जो पांडुरंग है इनका संबंध किससे, आत्माराम पांडुरंग का संबंध किससे, तो 14 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्या है, कह रहे हैं आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत और श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया, मतलब होस्ट नेशन कौन रहे, तो इंडिया और श्रीलंका, बिल्कुल सही। फिर कह रहे हैं भारत पहली बार विजेता रहा, बिल्कुल सही, दोनों ही कथन सही। और उपविजेता कौन रहा है, उपविजेता इसका रहा है दक्षिण अफ्रीका। अब आप सब लोग क्रिकेट में बहुत दिलचस्पी रखते हो, है ना, दक्षिण अफ्रीका इसका उपविजेता रहा है। और इसमें से कौन सा कथन सही है, तो दोनों ही कथन क्या है, सही। चले आगे चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला, कार्तिक रमन की अध्यक्षता में, कार्तिक रमन की अध्यक्षता में कक्षा 3 से ऊपर सभी कक्षाओं में क्या शामिल करने का निर्णय लिया गया। कह रहे हैं कि कार्तिक रमन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, और समिति ने क्या सलाह दी, क्या सलाह दी, एडवाइस क्या दिया। कह रहे हैं एआई पाठ्यक्रम शामिल किया जाए कक्षा 3 से ऊपर सभी कक्षाओं में। कह रहे धार्मिक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया जाए, साहित्यिक जागरूकता शुरू की जाए, इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर होगा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रति क्या करना, बच्चों को अवेयर करना, बच्चों को उनके प्रति क्या करना, जागरूक करना, उनके प्रति एक लगाव की भावना को विकसित करने के लिए ये कहा गया कक्षा 3 से ऊपर के बच्चों को हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम को शामिल करेंगे, ताकि उनको बेसिक जो जानकारी है वो स्टार्टिंग स्टैंडर्ड के स्तर पर ही दी जा सके। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 को केंद्र और राज्य के सहयोग से शुरू की गई। 12 करोड़ से अधिक परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। कौन सा कथन सत्य है, आपको सत्य कथन का उत्तर देना, कौन सा कथन इसका सही है आपको आंसर करना है। तो
अगर बातचीत करें तो आपको पता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसी के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड भी शुरू किए गए थे। और आयुष्मान कार्ड जो है वो प्रतिवर्ष कितना करते हैं, 5 लाख रुपए तक के ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि मुफ्त में। और इसके अंतर्गत पब्लिक हॉस्पिटल मतलब सरकारी अस्पताल और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों ही प्रकार के हॉस्पिटल कवर हैं, दोनों ही प्रकार के हॉस्पिटलों में इलाज कराया जा सकता है। और इसके अंतर्गत 12 करोड़ से अधिक परिवारों को इसमें शामिल किया गया है। मतलब अगर हम कहें तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी मतलब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही सही। हाल ही में किस देश ने स्वच्छ परमाणु ऊर्जा की दिशा में थोरियम से यूरेनियम ईंधन में सफलतापूर्वक रूपांतर किया है? मतलब थोरियम को किसमें कन्वर्ट कर लिया, यूरेनियम में। और कह रहे हैं किसने किया, अमेरिका, जर्मनी, चीन, भारत। तो उत्तर होगा चीन ने किया। गोबी मरुस्थल में लैब खोली गई थी, गोबी मरुस्थल में, और यहां पर चीन ने क्या किया है, यहां पर चीन ने थोरियम को क्या किया, यूरेनियम में कन्वर्ट कर लिया। और स्टार्टिंग स्तर की बातचीत करें तो स्टार्टिंग स्तर पर आप देखोगे क्या हुआ है, तो आप देखोगे 2 मेगावाट विद्युत का उत्पादन भी शुरू हुआ है। यह ज्यादा स्वच्छ ऊर्जा है। और दूसरी बातचीत करें तो इससे देखोगे आप परमाणु बम नहीं बनाया जा सकता है। मतलब ऐसी ऊर्जा है जो स्वच्छ है, क्योंकि यूरेनियम का जब आप प्रयोग करते हो परमाणु ऊर्जा को बनाने में तो उससे परमाणु बम बना सकते हो, लेकिन इससे परमाणु ऊर्जा नहीं बना सकते और कचरा भी उससे उत्पन्न नहीं होगा। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशियाई युवा खेलों का आयोजन मनामा, बहरीन में किया गया। चीन 147 पदकों के साथ सर्वोच्च स्थान पर रहा। कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है? केवल एक सही है, केवल दो सही, एक और दो दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करिए। तो चाइना 147 पदकों के साथ सर्वोच्च स्थान पर रहा। इसका जो आयोजन है मनामा, बहरीन में किया गया। भारत ने 48 पदक जीते। भारत ने कितने, 48 पदक भारत ने जीते हैं। और भारत 6th रैंक पर था। कितनी रैंक पर था, 6th रैंक पर भारत था। और इन 48 पदकों की जब हम आपसे बात करते हैं तो गोल्ड कितने जीते हैं, तो भारत ने 13 गोल्ड, कितने, 13 गोल्ड जीते हैं। इसके साथ 18 सिल्वर और अगला क्या है, 17 ब्रॉन्ज जीते। कितने, 17 ब्रॉन्ज जीते हैं। मतलब स्टेटमेंट की बातचीत करें तो दोनों ही स्टेटमेंट सही। और अगले प्रश्न पर चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? हैदराबाद, लखनऊ, इंदौर, उदयपुर। तो पहला जो रचनात्मक शहर है वो है हैदराबाद। दूसरा जो रचनात्मक शहर की सूची में शामिल राज्य है वो है लखनऊ। दो स्टेटमेंट सही है। अगला, इस प्रश्न का उत्तर आपको करना है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? इस प्रश्न का उत्तर आप सबको कमेंट बॉक्स में करना है। और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन फर्स्ट वीक की है। भारत में जीएसटी का जो संग्रह है अक्टूबर 2025 में बढ़ते हुए 1,95,936 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले साल इसी माह के 1,87,346 करोड़ से लगभग 4.6% अधिक है। दूसरी बातचीत कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में LAC के पास, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास, वायुसेना नौसेना के द्वारा पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की संयुक्त शक्ति और तालमेल का प्रदर्शन किया गया। केरल कैडर के 1994 बैच के IAS अधिकारी है संजय गर्ग। इनको क्या किया गया, भारतीय मानक ब्यूरो BIS का क्या किया गया है, BIS का महानिदेशक नियुक्त किया गया। और उन्होंने 1 नवंबर 2025 को यह पदभार संभाला। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट से कहती है कि भारत में इंदौर, सूरत और नवी मुंबई 10 लाख से अधिक की जनसंख्या में सबसे अधिक स्वच्छ शहर है, जिसमें से पहले नंबर पर इंदौर, दूसरे नंबर पर आपका सूरत और तीसरे नंबर पर नवी मुंबई था। और सबसे अधिक अस्वच्छ शहरों में मदुरई, लुधियाना, चेन्नई, रांची और बेंगलुरु देखने को मिले। तो ये सबसे अस्वच्छ शहर रहे। और हाल ही में आप देखोगे नौरादही अभ्यारण्य, ये कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। चीतों का तीसरा घर घोषित किया गया है। इससे पहले के 2 और कौन से अभ्यारण्य रहे जिनको चीतों का घर घोषित किया गया है? तो एक है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ये भी MP में है, और गांधी सागर अभ्यारण्य, ये भी MP में है। तो इन दोनों को पहले से ही क्या किया गया है, चीतों का घर घोषित किया गया था। हाल ही में नौरादही अभ्यारण्य को भी क्या किया गया है, नौरादही अभ्यारण्य को भी चीतों के घर के रूप में ट्रीट किया गया। ठीक है, तो ये आज का सेगमेंट था। सेशन कैसा लगा आप सभी लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने कमेंट के माध्यम से हमको मैसेज करिएगा। ठीक है, आज का सेशन यहीं तक है, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, जय हिंद, सबको नमस्कार।